हाँ जी, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वी आर स्टार्टिंग विद अवर बेटा जो स्टैंडर्ड है दैट इज एएस नंबर 22। लास्ट आपके पास एक तरीके से स्टैंडर्ड रहता है दैट इज अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। सो स्टैंडर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा स्टैंडर्ड है। तो हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड का जो है मतलब समझना, रेलिवेंस की स्टैंडर्ड बना क्यों, ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि स्टैंडर्ड में सिखाया क्या गया हमें। तो हम अपने पास एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं, कंपनी है लेट से, वो अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाती है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है लेट से बेटा, वो बनता है हमारे पास, हम बोलते हैं इनकम है, वी से देयर इज अ इनकम, देन उसमें से क्या माइनस होता है, एक्सपेंसेस, आप रेवेन्यू बोल दो। फिर आपके पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस होता है टैक्स, और आपका फाइनली आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हम ये बनाते हैं। अब यहां पर लेट अस अज्यूम विद अ स्मॉल एग्जांपल, हम चीज को समझते हैं। लेट से हमारी इनकम है 1 लाख, देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, उसकी इनकम कितनी है 1 लाख है, उसके खर्चे साल के हुए 40,000 के, तो पीबीटी कितना आ गया 60,000। लेट से द टैक्स रेट इज 30%, सो टैक्स कितना बन गया 18,000। पर ये आपने टैक्स रेट 18 जो मुझे बताया, जो टैक्स निकाला, ये आपने बोला 60,000 की इनकम पे आया, जो इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब यहां तक, जो यहां तक का हिस्सा है वो सारा हमारा बना हुआ है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो इनकम, एक्सपेंडिचर और जो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक निकालते हो बेटा, ये इनकम कौन सी लेनी है, खर्चे कौन से माइनस करने हैं, एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से खर्चे माइनस करने हैं, या जो भी है आप चीजें सारी जो कर रहे हो किसके हिसाब से बनाई आपने, एएस के हिसाब से। भाई एएस ने बताया भाई आपके कंपनी एक्ट ने लिखा है डेप्रिसिएशन इतनी माइनस करनी है, वहां शेड्यूल 2 में डेप्शन के रेट्स की बना, तो आपका ये सारा चीज किस पे बेस्ड था, एज पर दी कंपनी एक्ट एंड एएस। तो जैसे आप इस चीज पे आए निकालने, सो ये चीज आपकी निकल रही है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एज पर दी इनकम टैक्स एक्ट 1961। करंटली तो यही है हमारे पास अभी तक के लिए, जब अपने पास ग्रुप 1 के अंदर पूरा पढ़ते आते हैं अपने पास इनकम टैक्स एक्ट। अब यहां पे इनकम टैक्स एक्ट जाके बता रहा है कि वहां पे इनकम क्या लेनी है और वहां पे खर्चे कौन से अलाउड है। इनकम टैक्स एक्ट में जाके देखा जाएगा कि 5 हेड्स है, इनकम है, कौन सी इनकम उस साल में टैक्सेबल है, कौन से खर्चे उस साल में अलाउड है, सिर्फ अलाउड खर्चों के बेस पे हम अपने पास करेंगे। सो जब हम अपने पास वहां जाते हैं तो वहां सबसे बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है सेक्शन 32 एक डेप्रिसिएशन के ऊपर है, वो बताते हैं हम तो ब्लॉक कंसेप्ट लगाएंगे। कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनकी वेटी डिडक्शन मिलती है साइंटिफिक रिसर्च वगैरह की, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो 43B के साथ में आपके पास अलाउड ही इस साल नहीं होते, जब पे करोगे उस साल होंगे, वो एक्रूअल के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो वहां पे इनकम और खर्चे इनकम टैक्स एक्ट बता रहे, वो बता रहे कि कैसे निकालना है। तो लेट से इसी कंपनी का एक्स लिमिटेड का जब हमने इनकम टैक्स एक्ट देखा जाके, आईटी एक्ट जब लगाया इनकम टैक्स एक्ट, तो वहां पे इनकम तो वहां के हिसाब से पूरी कंसीडर्ड है, मतलब 1 लाख की इनकम जो आप बुक्स में दिखा रहे हो वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी टैक्सेबल है। पर ये जो एक्सपेंसेस है ना, वहां पे मान लेते सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि ये खर्चा ना बोनस का है, बोनस टू एम्प्लॉइज, एंड बोनस टू एम्प्लॉइज का खर्चा कंपनी एक्ट पर एएस के हिसाब से तो एक्रूअल बेसिस पे अलाउड हो गया, ड्यू हो गया, अलाउड हो गया। पर जब इनकम टैक्स एक्ट में जाके पढ़े, वहां वो कहता है 43B के हिसाब से अगर पे किया है तो अलाउ करेंगे, अगर पे नहीं किया तो अलाउ नहीं करेंगे, जिस साल पे करोगे उस साल अलाउ करेंगे। तो आपने खर्चे को पे नहीं किया तो 43B के हिसाब से आपको बोनस का खर्चा अलाउ नहीं हुआ, और जब अलाउ नहीं हुआ तो आपकी वहां पे टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई 1 लाख, और टैक्सेबल इनकम ये अब टैक्सेबल इनकम है, और इसके ऊपर टैक्स बना कितना 30% के हिसाब से 30,000। तो हमने अब जब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाई तो यहां पे हमने टैक्स माइनस कर दिया 30,000, क्योंकि ये टैक्स कहां से निकल के आया, एज पर दी इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमारे को वहां खर्चा अलाउ नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे को टैक्स सरकार को ज्यादा देना है। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया
30,000। assuming there is another company Y Limited, सेम फैक्ट सेम फिगर्स, इनका भी 1 लाख, मैं बोनस यहां से काट देता हूं कि ये 9 की, अभी 40,000 का खर्चा मैंने बोनस माना, सो ये 1 लाख, उनका भी 40,000 का बोनस का खर्चा, उनकी भी इनकम बुक्स के हिसाब से 60,000। यहां तक कैसे निकल के आया? एज पर ASN कंपनीज एक्ट उन्होंने ये 40,000 उसी साल पे कर दिया, तो उनकी टैक्सेबल इनकम भी कितनी बन गई होगी? 60,000। आपके पास ये क्यों 60,000 बन गई? क्योंकि उन्होंने वहां ये खर्चा पे कर दिया, तो उन्हें पूरा 40 माइनस हो गया। तो आपके पास अब 60,000 के ऊपर उनका टैक्स कितना बना? 30%, 18,000। तो ये बना 18, और उनका टैक्स कितना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकला है? 42,000। अब आप निकाल रहे हो अपने शेयर होल्डर्स के लिए EPS। अब जब आपने अर्निंग पर शेयर निकाला, एज्यूमिंग बोथ कंपनीज हैव सेम नंबर ऑफ शेयर्स, ईच एंड एवरी पैरामीटर सेम, तो इसका EPS कम दिख रहा है, इसका EPS ज्यादा दिख रहा है। शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे? कौन सी कंपनी अच्छी है? वाई लिमिटेड। तो क्या डिस्टॉर्शन आ गया? यस। आपका मैचिंग ही नहीं हो पाई। किस चीज की मैचिंग नहीं हो पाई? आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक की वैल्यूज थी वो सारी निकल रही है कंपनीज एक्ट और AS के हिसाब से, सिर्फ एक टैक्स का खर्चा किसके हिसाब से निकला? इनकम टैक्स एक्ट से, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिस्टॉर्टेड हो गया। और इसका इफेक्ट इस साल में थोड़ी ना आएगा। मानो अगले साल जाके सेम फिगर्स है दोनों कंपनी की, मान के दोनों की सेम फिगर्स है। अब जब अगले साल जाओगे तो वाई लिमिटेड का तो यही डाटा होगा, उन्होंने उसी साल पे कर दिया। एक्स लिमिटेड ने ये 40,000 का खर्चा अगले साल पे कर दिया और अगले साल का ही पे कर दिया, तो उन्हें अगले साल में कितना खर्चा अलाउ मिला होगा इनकम टैक्स में? 80,000। तो अगले साल उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनी? 20,000। अगले साल उनका टैक्स कितना बना? 6,000। अगले साल कितना टैक्स बना? 6,000। कि उनको 43D के हिसाब से उन्होंने पिछले साल का बोनस और करंट ईयर का दोनों पे कर दिया। तो आपके पास अगले साल में जाके यहां 6,000 माइनस हुआ होगा और यहां पे कितनी होगी? 54,000। तो हमारी एक्स लिमिटेड की इनकम एक साल में पैट आया 30, एक साल में आया 54। वाई ने दोनों साल सब कुछ पे करा, उनका है 42। तो एक्स लिमिटेड का डिस्टॉर्शन एक साल कराई, अगले साल भी हो गया। तो आप तो दोनों सालों में सही तरीके से कंपेयर ही नहीं कर पाए एक ऐसी कंपनी के साथ जो उसी साल पे कर रही थी। क्या टैक्स तो दोनों केसेस में सरकार को पहुंच गया? पहुंच गया ना। मतलब 43B में मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि खर्चा अलाउड ही नहीं होगा, खर्चा अलाउड होगा, पर उस साल होगा जिस साल पे करूंगा। तो मैंने इस साल पे नहीं किया तो मुझे खर्चा अलाउड नहीं किया, तो मैं इस साल टैक्स ज्यादा दे रहा हूं, पर जिस साल पे कर दूंगा उस साल टैक्स कम दूंगा। पर इस सारी प्रॉब्लम की वजह से मेरी जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकला वो गलत निकल के आ गया बेटा। मेरे पास जो शेयर होल्डर्स है, जो मेरी अर्निंग पर शेयर को देखते हैं एक बेंचमार्क टू डिटरमिन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज, वहां पे एक्स लिमिटेड जो है उसका डाटा डिस्टॉर्टेड दिखा एज कंपेयर टू द डाटा ऑफ वाई लिमिटेड, इवन दो देयर इनकम एंड देयर एक्सपेंसेस वर 100% सेम। इवन दो देयर एक्सपेंसेस इनकम वर 100% सेम, खर्चा सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट की एक एप्लीकेबिलिटी की वजह से किसी और साल में अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर मेरा पूरा स्टैंडर्ड इस चीज पे बेस्ड है। ये स्टैंडर्ड आया ही इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अपने पास इनकम माइनस एक्सपेंडिचर निकालते हो कंपनीज एक्ट की वजह से और एएस के हिसाब से, टैक्स निकालते हो इनकम टैक्स एक्ट की वजह से। तो उन्होंने कहा इस वजह से स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं मैचिंग कंसेप्ट बनाने के लिए, मैचिंग कंसेप्ट लेके आने के लिए, क्योंकि ये जो टैक्स है ये मैच नहीं कर रहा विद दी जो इनकम निकली हुई है। इसकी वजह से ही ये स्टैंडर्ड का ओरिजिन हुआ। अगर इंडिया के अंदर हमारे पास पूरे का पूरा पीएनएल या इनकम टैक्स के हिसाब से बनता या कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनता, तो ये स्टैंडर्ड कभी बनता ही ना, ये स्टैंडर्ड कभी आता ही ना। अगर मेरा पूरे का पूरा पीएनएल सिर्फ एक ही एक्ट के हिसाब से होता, मतलब मेरा अगर इंडिया में एक ही एक्ट होता ना जो यही बताता कि आपने इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे निकालने और आपने टैक्स कैसे निकालने, एक ही एक्ट के हिसाब से मैं सब कुछ बना रहा हूं, तो ये स्टैंडर्ड कभी बनता ही ना। ये स्टैंडर्ड आने का सिर्फ एकलौता कारण है कि हम टैक्स तो निकाल रहे हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं
एज पर दी कंपनीज एक्ट और ईएस के हिसाब से। दैट्स व्हाई डिस्टॉर्शन आनी शुरू हो गई और हम यहां पे इस चीज को अब सही करने जा रहे हैं कि शेयर होल्डर्स के सामने, क्या आपके सामने आपको खुद लगा कि ये आपके गलत हो रहा है? द आंसर इज यस। जिसकी वजह से अब हम सही डाटा को लेके आने के लिए कुछ अपने पास एडजस्टमेंट्स करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास जो इनकम्स है वो सही दिखे और टैक्स भी सही दिखे, ठीक है ना। तो हम कुछ एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसको लेके स्टैंडर्ड बनने जा रहा है। अभी आई विल कम टू द एग्जांपल वन सेकंड, डोंट वरी। सो हमने यहां पे क्या बोला, मेरी अकाउंटिंग इनकम मेरी टैक्सेबल इनकम के बराबर नहीं है। व्हाट इज अकाउंटिंग इनकम? इनकम एज पर दी ईएस विच वाज इन एक्स लिमिटेड के केस में जो ये थी 60,000 पहले साल, जो ये 60,000 थी, जबकि टैक्स के हिसाब से इनकम पहले साल कितनी थी? 1 लाख। क्योंकि ये बराबर नहीं है, और ये बराबर ना होने का कारण क्या है? क्योंकि कुछ खर्चे अलाउ डिसअलाउ आपके पास हो रहे हैं अलग अलग एक्ट के अंदर। एक जगह अलाउड है, एक जगह अलाउड नहीं, बाद में मिलेगी उसके अलाउंस, जिसकी वजह से दोनों के ऊपर जो टैक्स है वो सेम नहीं है। अगर मैं 60,000 पे 30% लगाऊं और मैं 1 लाख पे 30% लगाऊं तो दोनों अलग अलग हो गया ना। जब इनकम सेम नहीं है तो टैक्स सेम नहीं है। तो मैं इसको सेम लेके आना चाहता हूं। मैं इस टैक्स को बोलता हूं टैक्स एक्सपेंस। मैं टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम को क्या बोलूंगा? टैक्स एक्सपेंस। और जो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम उसे क्या बोलते हैं? करंट टैक्स। देखो देना तो सरकार को यही है, दो राहें नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज सरकार को टैक्स कम या ज्यादा दे दो, टैक्स तो सरकार को इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही देना है। बट प्रॉब्लम कहां है, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना वो सारा बन रहा था एएस और कंपनी एक्ट के हिसाब से, सिर्फ एक टैक्स का खर्चा निकाला एज पर द इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो हम अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को ही मैच करने जा रहे हैं कि आपके पास जो टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम है हम उसे ही दिखा देते हैं, क्योंकि कभी ना कभी वो आपके पास प्लस माइनस होकर एडजस्टमेंट तो होगा नहीं। जैसे हमने 2 सालों में बात करी एक्स लिमिटेड की, 1 साल टैक्स ज्यादा बन गया, खर्चा अलाउ नहीं हुआ, अगले साल खर्चा 2 सालों का अलाउ हो गया तो टैक्स बहुत कम हो गया। तो मैं दोनों सालों में उसको सही कर दूंगा जिससे कि हर साल टैक्स सही आ जाए और वो टैक्स भी मैच कर जाए आपकी अकाउंटिंग इनकम के साथ में। तो हम उसको मैच करने के लिए क्या बोलते हैं? टैक्स एक्सपेंस इक्वल टू करंट टैक्स। हम प्लस माइनस कर देंगे समथिंग नोन एज दी डेफर्ड टैक्स। एक हमने यहां पे नाम डाल दिया डेफर्ड टैक्स करके। तो अगर मैं अपने पास जैसे फर्स्ट मेरे पास जो एग्जांपल यहां पे था एक्स लिमिटेड का केस का, वाई लिमिटेड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वाई लिमिटेड में तो सारा खर्चा अलाउ हो गया था। तो इनकम टैक्स अकाउंटिंग इनकम पे अगर निकालता 60,000 पे तो 60,000 पे 30,000 कितना बनता? 30%, 18,000। पर वैसे आपके पास टैक्सेबल इनकम के ऊपर कितना बना था? 30,000। पहले साल की बात कर रहा हूं, ईयर 1 की। तो मैं ना 12,000 एक तरीके से यहां पे माइनस करके दिखा दूंगा, जिससे कि मैं करंट ईयर में भी जो टैक्स एक्सपेंस पीएनएल में बुक करूंगा उसे मैं 18 ही बुक करूंगा। मैं टैक्स एक्सपेंस पीएनएल में कितना बुक करूंगा? 18,000, जिससे कि एक्स और वाई लिमिटेड का डाटा अब आपके कंपैरिजन बेसिस पे आ जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने डिसअलाउंस करी वो टेम्परेरी है, वो टाइमिंग डिफरेंस हम उसे नाम देंगे अभी, वो अगले साल में खर्चा अलाउ हो जाएगा ना, तो कभी ना कभी तो टैक्स का मेरे को हो जाएगा। आज मेरे को सरकार को टैक्स क्यों ज्यादा देना पड़ रहा है? क्योंकि एक खर्चा वहां पे अभी अलाउ नहीं हुआ, पर वो जिस साल अलाउ होगा क्या उस साल मेरे को टैक्स कम देना है? यस। तो ये टेम्परेरी है, इसे हम बोल देंगे टाइमिंग डिफरेंस है। इस टाइमिंग डिफरेंस को मैं अपने पास करेक्ट कर दूंगा और मैंने इस 12,000 को एक नाम दे दिया डेफर्ड टैक्स। इसे मैंने नाम दे दिया डेफर्ड टैक्स। तो हम इसके एडजस्टमेंट कर देंगे। ये डेफर्ड टैक्स में आपके पास जो है हम इसे बोलते हैं टैक्स इफेक्ट ऑन द टाइमिंग डिफरेंसेस। जो प्लस है तो डीटीएल, माइनस है तो डीटीए, समझ लेते हैं। अब हमारा माइनस आया ना, माइनस का मतलब है डीटीए। डीटीए का मतलब क्या हुआ? डेफर्ड टैक्स एसेट। मैं आज सरकार को टैक्स ज्यादा दे रहा हूं, आज सरकार को टैक्स ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि खर्चा वहां पे अलाउ नहीं हुआ, पर जिस साल अलाउ होगा उस साल आपके पास जो है खर्चा मैं उनको टैक्स क्या दूंगा? कम दूंगा। तो मेरी तरफ से आज उनको टैक्स एक तरीके से ज्यादा चला गया, तो मैंने अपनी किताबों में एक डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर लिया। तो पता है अपना पीएनएल फिर सही तरीके से कैसे बनाऊंगा? यहां पे मैं अपने पास पीएनएल बनाऊंगा कुछ इस प्रकार से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक तो 60 था ना, मैं यहां पे लिखूंगा माइनस टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स तो बेटा 30,000 ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। करंट टैक्स तो 30,000 ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो टैक्स के हिसाब से निकलेगा। साथ में मैं लिख दूंगा डेफर्ड
टैक्स विच इज 12,000। तो नेट में तो 18 का खर्चा बुका ना, तो उससे मेरा कितना आ जाएगा फाइनल इनकम 42,000। ये एक्स की है और वाई की तो वैसे ही कितनी आ रही थी 42। वहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं क्योंकि पूरा अलाउ हो गया। तो क्या आप दोनों कंपेरेबल हो गए? यस, दोनों बिल्कुल के बिल्कुल कंपेरेबल आपके पास हो जाएंगे। अब आपके पास ये सारे का सारा स्टैंडर्ड का जो कारण है दैट इज ओनली द मैचिंग। मैचिंग की वजह से स्टैंडर्ड आया है। तो जब हम पढ़ते हैं तो वो आपके पास बोलने जा रहा है दिस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम एंड फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ मैचिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट रेवेन्यू। आपका टैक्स का खर्चा आपके इनकम के साथ मैच नहीं कर रहा, उसको मैच कराने के लिए स्टैंडर्ड बना है। क्योंकि टैक्स जो निकल रहा है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से निकल रहा है और जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बन रहा है वो एएस और कंपनी एक्ट के हिसाब से बन रहा है। उसको मैच करने की वजह से ये स्टैंडर्ड का ओरिजिन हुआ। हाँ जी बेटा, सेकंड ईयर में वो रिवर्स हो जाएगा। अगेन सेकंड ईयर में क्या होगा, अब ईयर 2 जब आएगा, ईयर 2 में भी हमने सेम डाटा लिया था। तो ईयर 2 में एक्स लिमिटेड का क्या होगा बेटा, यहां पे पीबीटी 60 था, अब टैक्स हमारे पास कितना था 6,000। तो हम यहां पे टैक्स का खर्चा 6 माइनस करेंगे और अब आपके पास 12 रिवर्स हो गया। जो 12 आपने पिछले साल ऐड किया था वो अगले साल माइनस हो गया। तो आपका अगेन कितना आ गया, सही बिल्कुल 42,000। तो मैचिंग होगी। तो जो पिछले साल एडजस्टमेंट करी वो अगले साल क्या होगी, रिवर्स होगी। मैं सबको नाम दूंगा, डोंट वरी, हम इन सबको नाम देंगे अपने पास स्टैंडर्ड के अंदर। पर अभी हम समझने जा रहे हैं स्टैंडर्ड का ओरिजिन हुआ ही क्यों। वो ओरिजिन का सिर्फ एक ही कारण है, दैट इज इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वेयरएज जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक जो सारी चीजें दैट इज कैलकुलेटेड एज पर एएस एंड कंपनीज एक्ट। दैट्स व्हाई देयर इज अ डिस्टॉर्शन। तो उसकी हम अपने पास मैचिंग लेके आने के लिए, ताकि आपका सही कंपैरिजन हो सके अलॉन्ग विद द डिफरेंट कंपनीज और आपका ईपीएस सही तरीके से इंट्रा फर्म या इंटर फर्म कंपैरिजन सही हो सके, इसकी वजह से स्टैंडर्ड आया है। तो हम यहाँ पे अपने पास कुछ शब्द नाम दिए हमने। अकाउंटिंग इनकम क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर द अकाउंट्स। टैक्सेबल इनकम क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर द इनकम टैक्स। क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो दोनों के ऊपर टैक्स बराबर नहीं है। जो टैक्स ऑन दी अकाउंटिंग इनकम है उसे क्या बोलते हैं, टैक्स एक्सपेंस, और जो वहां के हिसाब से टैक्स है उसे बोलते हैं करंट टैक्स। जो इस साल जनरली ये नहीं मैं कह रहा मैं सरकार को कम या ज्यादा दूंगा, सरकार को तो टैक्स के हिसाब से ही देना है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में कह रहा है। किताबों को मैचिंग लेके आ रहा हूं तो उसको मैचिंग लेके आने के लिए क्या कर दूंगा, प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स, प्लस माइनस समथिंग नोन एज द डेफर्ड टैक्स, जिसे डीटीएल हम अपने पास बोल देंगे। नाउ हम यहां पे अपने पास बोलते हैं द डिफरेंसेस कैन बी ऑफ बेटा 2 टाइप्स। इट कैन बी अ टाइमिंग डिफरेंस, इट कैन बी अ परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस वो होता है बेटा, टाइमिंग डिफरेंस वो होता है जो एक साल में हुआ और वो अगले आने वाले सालों में रिवर्स हो जाएगा। हम अभी डेप्रिसिएशन का एग्जांपल करेंगे। मैंने आज एक एसेट खरीदा 1 लाख का, मैं अकाउंट्स के अंदर लेट से स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहा हूं और 5 साल में 20-20 हजार की डेप्रिसिएशन कर रहा हूं, तो 20-20 हजार मिलेगा ना खर्चा। इनकम टैक्स एक्ट कहते हैं नहीं, हम WDV लगा रहे, ब्लॉक कंसेप्ट। तो हम ना आपको ऐसा करेंगे, पहले साल 40,000, फिर 30,000, फिर 20,000, फिर 5,000, 5,000 ऐसे करके। तो दोनों जगह एसेट तो 1 लाख की डेप्रिशिएट हुआ ना, पर हो क्या रहा है अलग अलग। उन्हीं डिफरेंसेस को हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। जो डिफरेंसेस आज किसी वजह से हुए और आने वाले सालों में क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, आने वाले सालों में रिवर्स हो जाएंगे, वो होते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस। डेफिनेशन सारी गिवन होगी, डोंट वरी, वो भी पढ़ाऊंगा अभी। और जो डिफरेंसेस कभी रिवर्स होते ही नहीं उन्हें बोलते हैं परमानेंट, जो कभी रिवर्स होंगे ही नहीं होंगे। टाइमिंग डिफरेंसेस के एग्जांपल क्या आगे, जैसे मैंने आपके सामने बेटा लिया है डेप्रिसिएशन का फर्क। जैसे मैंने बोला 43B का अलाउंस है जो आपके पास किस पे मिलता है, ऑन दी पेमेंट से। हमने जो सारा एग्जांपल डिस्कस किया बोनस का, ये 43B के ऊपर बोला, और जितनी वहां चीजें लिखी हुई है सारी 43B की। कोई डेफर्ड रेवेन्यू का खर्चा है, अकाउंट्स में हो सकता है कोई खर्चा आपको उसी साल पूरा ला हो जाए, पर जब आप अपना इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो तो वहां पे काफी खर्चे ऐसे होते हैं, वो बोल जाते हैं 1/5 होंगे हर साल। अमोर्टाइजेशन है, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट वगैरह का आपके पास होता है, अमेलगमेशन वगैरह खर्चे होते हैं, कई बार काफी ऐसे खर्चे आपके पास, ठीक है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह आपके पास है। ये सारे खर्चे वहां पे क्या बोले जाते हैं, वो कहते हैं हम ना ओवर दी पीरियड करेंगे। सो खर्चे की डिडक्शन तो मिल रही है ना, आज नहीं मिल रही कल मिल जाएगी।
सो ये डिफरेंसेस है जिनके ऊपर मैं डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी को क्रिएट करूंगा, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी सिर्फ उसी पे क्रिएट करूंगा जनरली जो कभी ना कभी रिवर्स हो जाएगा, मैं तभी आइडिया लेस करूंगा। परमानेंट डिफरेंसेस वो है जो कभी रिवर्स नहीं होंगे, ये है और ये रहेंगे। लाइक डोनेशन है, अकाउंट्स में डोनेशन का खर्चा आपने माइनस कर दिया, इनकम टैक्स में अलाउड ही नहीं है लेट्स से, या वो आपके पास सेक्शन 80 वगैरह के अंदर जाके आपका 80G वगैरह में अलाउड है, ठीक है ना, बट आपके पास नॉर्मल कोर्स में बिजनेस एड में अलाउड नहीं है। 40A3 के खर्चे आपने कोई पेमेंट 10,000 से ज्यादा कर दी एक पार्टी को एक दिन में, तो आपके पास एक दिन के अगेंस्ट तो अलाउड नहीं है, वो तो कभी अलाउड नहीं है ना। जबकि अकाउंट्स के अंदर तो ऐसा कहीं पे बात ही नहीं करी, कहीं ये तो ना लिखे किसी एस में नहीं कर सकते, तो वहां सारे खर्चे अलाउड है। अब वहां तो कभी अलाउड नहीं होना ना, तो ये तो मैं बोल रहा हूं आज अगर टैक्स सरकार को मैं खर्चा ना अलाउड होने की वजह से ज्यादा दे रहा हूं, तो आने वाले साल में कभी खर्चा अलाउ हो जाएगा तो कम दूंगा, नहीं, वो खर्चा कभी अलाउ होगा ही नहीं। तो इसकी वजह से इन खर्चों पे हम कभी भी डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है ना। या एग्जम्प्टेड इनकम, अब आपकी डिविडेंड की इनकम है अप टू द 10 लाख तक हम बोलते हैं, भाई वो तो आपके पास एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना, 1034 में हम बोल देते हैं एग्जाम्प्ट है, अकाउंट्स के अंदर तो आप पीएनएल में डालोगी, सो वो तो है क्या आपकी एग्जम्प्टेड इनकम है, तो उस पर तो टैक्स कभी देना ही नहीं, वो तो परमानेंट है आपका। तो इनके ऊपर डिटेल क्रिएट नहीं होगा। अब डिटेल है क्या, जरा हम अपने पास यहां पे समझा, मैं प्लस माइनस की बात की थी कुछ, तो प्लस माइनस में हम डिटेल क्या बोल रहे हैं, यहां पे मैंने लिखा है अगर बेटा अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंट्स की इनकम ज्यादा टैक्स से कैसे हो सकती है, जब इनकम टैक्स में उस खर्चे की डिडक्शन आज ज्यादा दे दी हो। लेट से डेप्रिसिएशन का खर्चा मुझे 20,000 मिला, टैक्स ने आज अपने पास 30,000 अलाउ कर दिया, तो मुझे वहां खर्चा 10,000 ज्यादा अलाउ हो गया, क्या आज मैं उनको टैक्स कम दूंगा, आज टैक्स उनको कम दूंगा। क्यों कम दे रहा हूं, क्योंकि वहां किसी खर्चे की अलाउंस ज्यादा, पर आज भी नहीं, कल को वो खर्चा कम हो जाएगा। जैसे कि टैक्स बोला, मुझे तो 20,000 मिलेगा, टैक्स के अंदर पहले 30 मिल सकता है, फिर 20 है, फिर 15 ऐसे करके मिल रहा है, तो वहां मिलेगा तो एसेट के ऊपर डेप्शन बराबर ही ना दोनों जगह, आज कम मिल रही है वहां ज्यादा मिल रही है। सो अकाउंटिंग इनकम कब टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, जब टैक्स के अंदर कोई खर्चा ज्यादा अलाउ कर दिया हो, ज्यादा अलाउ कर दिया हो, जिसकी वजह से टैक्स की इनकम कम हो गई। तो क्या आज मैं सरकार को टैक्स एक्चुअली में कम दूंगा, तो क्या करंट टैक्स कम है और जो टैक्स एक्सपेंस है वो ज्यादा है, टैक्स एक्सपेंस ज्यादा है करंट टैक्स से, तो मैं आज इनको टैक्स कम दे रहा हूं, पर आने वाले सालों में ज्यादा दूंगा ना टैक्स, आने वाले सालों में ज्यादा दूंगा, तो मैं प्लस करूंगा ना, तो इसे मैं बोल दूंगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैं मतलब आज उनको टैक्स कम दे रहा हूं, पर मैं उन्हें आने वाले सालों में टैक्स ज्यादा दूंगा। वो कब ज्यादा दूंगा, जब वहां पे खर्चा अकाउंट्स के मुकाबले कम अलाउ होगा, ठीक है ना। तो मेरे में अगर 20 होगा, वहां पे अगर 15 होगा अलाउ, तो टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी ना, उन सालों में मैं उनको टैक्स ज्यादा दे दूंगा। तो आज मैं क्या क्रिएट कर दूंगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वो आ रहा प्लस और माइनस से ही है, प्लस का मतलब है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, माइनस का मतलब है डेफर्ड टैक्स एसेट, जो मेरे एग्जांपल में था। अगला आ गया अकाउंटिंग इनकम अगर टैक्सेबल इनकम से कम है, ये हमने अभी बात करी। ऐसा कैसे हो सकता है, आपके पास जैसे हमने बात करा वहां खर्चा अलाउ ही नहीं किया, बोनस की बात करी ना, तो वहां जब खर्चा अलाउ ही नहीं किया तो टैक्स इनकम क्या है, ज्यादा है। आज मैं सरकार को टैक्स ज्यादा दे रहा हूं, जब आज मैं सरकार को टैक्स ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि वहां खर्चा रहा हूं, तो आने वाले सालों में कभी कम दूंगा। तो आज टैक्स ज्यादा देने से मैंने उसे क्या क्रिएट कर लिया, डेफर्ड टैक्स एसेट, वो मेरा एसेट हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे जाके टैक्स मांग सकते हो। एसेट किसी वजह से क्यों क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि आज उनको टैक्स ज्यादा चला गया एज पर माई अकाउंटिंग इनकम्स, बट डज नॉट मीन कि आप उनके पास जाओ, नहीं मैंने आपको टैक्स, वो टैक्स जो आपने ज्यादा दिया वो बेटा क्योंकि इनकम टैक्स में खर्चा आज अलाउ ही नहीं हुआ बोनस का, सो बनता था ज्यादा देना। आप ये नहीं कह सकते कि आपने जेन्युइनली अपनी मर्जी से ज्यादा दे दिया। देखो जो करंट टैक्स है वो सही टैक्स है एज पर दी टैक्स लॉस है। ये आप जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट क्रिएट कर रहे हो सिर्फ अपनी किताबों को मैचिंग कंसेप्ट लेके आने के लिए कर रहे हो।
सरकार को नहीं कह सकते। सिमिलर तरीके से अगर आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दिखा रहे हो, सरकार आपको ये नहीं बोल सकती आके हमें टैक्स दो, जब तक कि वो खर्चा एक्चुअली में नहीं होगा ठीक जाके इनकम टैक्स में, तब तक वो आपसे टैक्स नहीं मांग सकती। सिमिलर तरीके से आज अगर उनको टैक्स ज्यादा चला गया तो आप उनसे ये नहीं कह सकते हमारा टैक्स वापस दो, वो किसी और साल में रिवर्स हो जाएगा तो एडजस्ट हो। तो आप अपनी किताबों को मैच कर रहे हो। स्टैंडर्ड सिर्फ किताबों का मैचिंग कंसेप्ट बना है। स्टैंडर्ड किताबों की मैचिंग के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं इससे कोई लेना देना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज ओनली कंसर्न अबाउट इनकम टैक्स एक्ट, वो अपने करंट टैक्स से ले रहा है। ये जो डेफर्ड टैक्स प्लस माइनस कर रहे हो सिर्फ अपनी किताबों को मैचिंग लेके आने के लिए कर रहे हो, इनकम टैक्स एक्ट से जाके नहीं ये मांग सकते आप। ये आपके पास है डेफर्ड टैक्स एसेट टाइमिंग डिफरेंस इनटू हम क्या कर देंगे टैक्स रेट। तो लायबिलिटी एसेट, हाँ जी बेटा, अगर कोई एसेट हमारी बुक्स में हमने 20,000 की डेप्रिसिएशन ली थी, 1 लाख की हो, 20 की डेप्रिसिएशन ली 80,000 की होगी, इनकम टैक्स में वो डेप्रिसिएशन 30,000 की दिखा रहा है, उधर 70 की होगी, फिर अगर अगले साल में हम उसे सोल्ड कर देते हैं, वो अलग चीज है, वो अलग, मैं उस पर आऊंगा। अभी तो आपके पास वो प्रॉफिट लॉस की वजह से आएगा। वो तो हम हर साल के एंड पे जाके ये चेक करते हैं कितने डिफरेंसेस पेंडिंग है, उसके ऊपर क्रिएट करते हैं। यू विल अंडरस्टैंड। अभी तो ऐसा भी तो हो सकता है टैक्स का रेट चेंज हो जाए, सेम थोड़ा ना रहते। तो मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। अभी हम अपने पास बेसिक चीज समझ रहे हैं, कंसिडरिंग नॉर्मल बात करें भाई, ऐसे डिफरेंसेस जो किसी एक साल में ओरिजिनेट हुए और वो किसी आने वाले सालों में रिवर्स हो जाएंगे, उन्हें क्या बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। जो डिफरेंसेस किसी एक साल में ओरिजिनेट हुए पर कभी रिवर्स नहीं होंगे, वो क्या उन पे डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी क्रिएट करूंगा? नो, मैं सिर्फ क्रिएट करूंगा टाइमिंग पे जो कभी ना कभी रिवर्स होंगे। दो है उसमें भी, अगर अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है बेटा, तो आज सरकार को टैक्स कम दे रहे हो तो आप लायबिलिटी क्रिएट करोगे, आने वाले सालों में दोगे। और अगर इसका ऑपोजिट हो गया तो डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया। वो मैचिंग ही करनी है आपने, प्लस माइनस। अगर आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो तो एंट्री क्या डाली? पीएनएल टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। करंट टैक्स तो है ना, पीएनएल टू करंट टैक्स तो है, वो तो है। अब अगर आपका प्लस आ रहा है तो लेट्स से दिस वाज 30,000, दिस इज 20,000 करंट टैक्स, तो आप प्लस करोगे ना 10,000, तो इसे क्या बोलोगे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आज टैक्स कम दे रहे हो, आने वाले सालों में दोगे, तो एंट्री क्या बनी? पीएनएल में डाला कितना पूरा खर्चा 30 का, करंट टैक्स कितना है 20 और 10,000 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो एंट्री क्या बनी? करंट टैक्स के सामने कितना लिखोगे? 20,000, डेफर्ड टैक्स के सामने क्या लिखोगे? 10,000, तो आपका 30,000 का खर्चा पुट हो गया ना पीएनएल में। पीएनएल में हम पूरा पीएनएल के हिसाब से जो निकल रहा है टैक्स ऑन अकाउंटिंग का वो निकाल रहे हैं। सिमिलरली अगर ये वैल्यू आपके पास बेटा होती 15,000 और ये होता 20, फिर क्या करते? 5,000 माइनस, तो ये क्या होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट, जो मेरा बोनस वाला एग्जांपल था। तो फिर यहां पे क्या आ रहा होगा? यहां पे कितना है? 15, यहां पे 5 और यहां पे 20, तो ये एंट्री बन गई। तो आपके पास वो पीएनएल हमने यही तो दिखाया था ना, यहां पे हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट था ना, तो हमने प्लस किया था प्रॉफिट के अंदर। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो हमने अपने पास ये एंट्रीज की बात करी। क्या यहां तक एक बार के लिए चीज क्लियर है बेटा? अभी हम अपने पास जो हमने नाम दिए, हम इन नामों को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम अभी एग्जांपल देंगे, डोंट वरी। अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट लॉस है एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट लॉस है एज पर दी इनकम एज पर दी टैक्स लॉस। ये फर्स्ट पेज है आपका एंट्री का। ये एएस बेसिकली कर क्या रहता है? मैंने कहा था एलोकेट कर रहा था टैक्स के खर्चों को सिस्टमैटिक वैसे, मैचिंग कंसेप्ट की वजह से एएस बने। टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या है? करंट टैक्स प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स, मतलब टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम। करंट टैक्स का जो एज पर दी टैक्स लॉस है, डेफर्ड टैक्स का जो ऑन दी टाइमिंग डिफरेंस निकाला। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है? जो डिफरेंस टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम के बीच में है, जो ओरिजिनेट हुई एक साल में और रिवर्सल होगा उसका 7 में। और परमानेंट डिफरेंस क्या है? जो ओरिजिनेट हो रही है पर रिवर्स नहीं होगी, ठीक है ना, जो रिवर्सल नहीं होगा आपके पास, वो आपके पास बात करी। नाउ अगली सारी चीजें मेरे को ये एग्जांपल समझना। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, हमारे लिए और चीजें बहुत आसान हो जाएगी। सो हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने एग्जांपल के अंदर उतनी चीजें डाल दी जितनी हमारे लिए आसान है, फिर अपना सीखेंगे हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। 4 साल है, मान लेते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स हर साल का कितना है? 5 लाख। टैक्स रेट है 30%।
बुक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन है 1 लाख पर एनम है, बुक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन 1 लाख पर एनम है। मतलब वो लेट से आपके पास जो 4 लाख का एसेट आपने खरीदा और आप स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हो किताबों में, तो अब 1-1 लाख का खर्चा, पर इनकम टैक्स में वो खर्चा अलाउड है जो थोड़ा ज्यादा से होते हुए कम हो गया, तो डब्ल्यूडी वहां ब्लॉक मेथड चलता है ना, तो वहां कम होता जा रहा है। क्या इन चारों को मिला के भी 4 लाख बन रहा है? पहले चेक कर लो। वैसे एडप्शन एज पर दी बुक्स टोटलिटी में सेम है, 4 लाख है 4 लाख है, पर अलग अलग सालों में अलग अलग अलाउड है। अब जब मैं बेटा अपनी किताबें बना रहा हूँ पीएनएल, तो वहां तो प्रॉफिट 5 लाख दिखाया, डेप्रिसिएशन तो बुक्स के हिसाब से आएगी, तो पीबीटी बुक्स के हिसाब से आया, विच इज 4 लाख एवरी ईयर। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो करंट टैक्स आएगा वो कैसे आएगा? एज पर दी टैक्स लॉस। वहां पे खर्चा कितना लो होगा? 140, 110 वगैरह। तो मैं वहां पे करंट टैक्स निकालने के लिए मान लेते कि पीबीटी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन तक तो दोनों सेम है, मतलब टाइमिंग डिफरेंस मैंने सिर्फ किसका लिया? डेप्रिसिएशन का। अब करंट टैक्स निकालने के लिए डेप्शन का खर्चा कितना लो रहा है? 140, 110, 80 और 70। तो इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम कितनी है? 360, 390, 420 एंड 430। तो इनकम टैक्स वालों को टैक्स तो इसी इनकम के ऊपर दोगे ना, तो 30% कितना बना? 1,08,000, 1,17,000, 126 और 129। क्या एक्चुअली में सरकार को इतना ही टैक्स देना है? द आंसर इज यस। आप उन्हें डिनाई नहीं कर सकते, आपका एक्चुअली में टैक्स टैक्सेबल इनकम के ऊपर ही बनता है। और इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? करंट टैक्स। इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? करंट टैक्स, जो टैक्स ऑन दी टैक्सेबल इनकम आ रहा है इनकम टैक्स के हिसाब से। अब मैं अपने पीएनएल में तो यही डाल दूंगा ना करंट टैक्स का खर्चा। तो कितना कितना था? 1,08,000, 1,17,000, 1,26,000 और 1,29,000। ठीक है ना? पर अब हमारे पास आया डेफर्ड टैक्स। अब डेफर्ड टैक्स की हम अपने पास कंप्यूटेशन करेंगे। सो इसके लिए हम अपने पास बेटा एक बनाते हैं टेबल। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। हमने लिखा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। मैंने यहां पे कुछ लिखा ओपनिंग। आपको लगेगा अभी बहुत आसान है, पर ये आपके टेबल हमेशा मदद करेगा जब और वेरिएंट्स आते हैं, तो इसलिए हम टेबल अप्रोच को फॉलो करते हैं। ओपनिंग प्लस क्रिएटेड माइनस रिवर्स, ओपनिंग प्लस क्रिएटेड माइनस रिवर्स, और एक इसके बराबर हो गया क्लोजिंग के बराबर। अब यहां पे मैं सिर्फ लिखूंगा टाइमिंग डिफरेंस का अमाउंट, टैक्स इफेक्ट अलग से निकालूंगा। मेरा पहला साल ओपनिंग कुछ नहीं है। मुझे ये बताएंगे क्या पहले साल में यू जस्ट हैव टू कंपेयर द टू थिंग्स, ईदर यू कंपेयर द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर और ईदर यू कंपेयर द अकाउंटिंग इनकम वर्सेस द टैक्सेबल इनकम। बात एक ही है। अब मेरे पास अकाउंटिंग इनकम पहले साल में कितनी थी? 4 लाख। टैक्सेबल इनकम कितनी है? 360। कितने का फर्क होगा? 40,000 का। चार डेप्रिसिएशन का फर्क ले लो, 1 लाख के बदले 140 है, तो मेरा डिफरेंस कितना होगा? 40,000 का। अभी रिवर्स कुछ नहीं है, आपके पास क्लोजिंग में आ जाएगा। क्लोजिंग में मेरा आ जाए 40,000। अब मेरा डिफरेंस फर्स्ट ईयर में कितने का है? 40 का। अब मैं 40 के ऊपर जो डेफर्ड टैक्स है, कितना रेट है मेरा? 30%। तो 30% कितना बन गया? 12,000। अब 12,000 का डेफर्ड टैक्स क्रिएट करने जा रहे हैं, वेदर इट इज अ लायबिलिटी और एसेट। ये मुझे बताना है आपने। अकाउंट आपके पास इट्स अ लायबिलिटी और एसेट। आज आप सरकार को टैक्स ज्यादा दे रहे हो कि कम दे रहे हो? आज वहां पे डेप्रिसिएशन का खर्चा ज्यादा लाओ कि कम? गो स्लो। आज आप सरकार को टैक्स कम दे रहे हो। आज आप सरकार को टैक्स कम दे रहे हो। क्यों? क्योंकि किताबों में जो डेप्शन का खर्चा ला हुआ वो कितना हुआ? 1 लाख। जबकि इनकम टैक्स में क्या ला हो रहा है? 140। जिसकी वजह से आज ये इनकम कम हो गई ना,
एज कंपेयर टू द 4 लाख दिस इज डिक्लाइंड। दैट्स वाई आज सरकार को टैक्स भी क्या दे रहे हो, कम, जो आने वाले सालों में ज्यादा दोगे। जब वो खर्चा कम अलाउ होगा उस सालों में एडजस्ट हो जाएगा। तो आज हम क्या क्रिएट करेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो वी विल क्रिएट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि आज अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है टैक्सेबल इनकम से। आज अकाउंटिंग इनकम 4 लाख है, टैक्सेबल इनकम 360 है, जिसकी वजह से आज सरकार को टैक्स आप कम दे रहे हो। वो सही टैक्स है, मना नहीं है, पर उसे मैचिंग कंसेप्ट लेके आने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो वी विल क्रिएट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड हमारी एंट्री हो गई बेटा पीएनएल टू डीटीएल। आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विच इज ऑफ कितने की, 12,000 की। आप 12,000 की क्या क्रिएट कर लोगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो क्या आप खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो, लायबिलिटी क्रिएट करने का मतलब क्या खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो, यस। तो आप 12,000 की लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे अपने पीएनएल में, तो यहां माइनस करोगे 12,000 विच इज हाउ मच, 120 माइनस हो गया कितना आ गया, 280, विच इज एज गुड एज कि अगर आप सीधा 4 लाख के ऊपर 30% टैक्स माइनस करते तो यही आता है 280। अल्टीमेटली अगर मेरे से कोई पूछे टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना हुआ, 120। टैक्स एक्सपेंस 120 है, 4 लाख का 30%, विच इज इक्वल टू 1,08,000 करंट टैक्स प्लस 12,000 डेफर्ड टैक्स, प्लस 12,000 डेफर्ड टैक्स। तो 12,000 क्या हो गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब जब मैं अगले साल जाऊंगा तो ओपनिंग में 40,000 का डिफरेंस आ रहा, इस साल में और डिफरेंस आया, 10 का और आया, तो 10 का और आया, तो टोटल डिफरेंस कितना पहुंच गया, 50। यहां पे चलती है क्यूमुलेटिव अप्रोच, वो समझेंगे, वो इस एग्जांपल में आसान लगेगा, आगे जब एक और करा दूंगा तो क्लियर हो जाएगी बात। अब 50,000 के ऊपर टोटल डेफर्ड टैक्स कितना बना, 30% के हिसाब से 15। इट इज जस्ट लाइक आपने 12 की प्रोविजन बनाई हुई है, बनानी कितनी है 15, तो और कितनी बनाओगे 3,000 की। तो आप अपने पास क्या बोल दोगे, पीएनएल टू डीटीएल द्वारा से कितना 3,000। क्या आज भी अकाउंट की इनकम टैक्स की इनकम से ज्यादा थी, सेकेंड ईयर में भी तो अकाउंट की इनकम टैक्स की इनकम से ज्यादा थी। क्यों, क्योंकि वहां पे आज भी खर्चा 10,000 के एक्सटेंड से ज्यादा अलाउ हुआ। किताबों में 1 लाख हुआ, वहां पे 1,10,000 हुआ, जिसकी वजह से अकाउंट की इनकम 4 लाख है, वहां की इनकम 3,90,000 है। टैक्स की इनकम 390 थी ना, तो जिसकी वजह से हमारा 10,000 का और डिफरेंस बढ़ गया। 40 का पहले था, 10 का और बढ़ के कितना हो गया, 50 हो गया। तो हम कितना माइनस कर देंगे यहां पर डेफर्ड टैक्स का, 3,000। तो क्या हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स द्वारा से वो आ गया, यस 280। ठीक है, बात क्लियर है। नाउ मूविंग टू द थर्ड ईयर। जब हम थर्ड ईयर में पहुंचे बेटा, तो ओपनिंग में डिफरेंस आ रहा है 50। अब आपके पास उल्टा होना शुरू हो गया। अब जो खर्चा पिछले सालों में हमारा ज्यादा अलाउ हो रहा था, वो इस साल से कम होना शुरू हो गया 1 लाख से। तो इस साल कितना कम हुआ, 20,000, जिसकी वजह से आज टैक्स में इनकम आप ज्यादा आई और टैक्स ज्यादा देने जा रहे हो। पर इसे हम ध्यान से, इसे हम डीटीए नहीं कहते, इसे हम डीटीए नहीं कहते, नॉर्मल पार्लेंस में डीटीए वो, तो इसे हम रिवर्सल ऑफ डीटीएल कहते हैं। जो पहले से एक डिफरेंस चल रहा था, जब आज वो उल्टा हुआ तो वो उसका रिवर्सल कहलाया जाएगा। अगर कोई फ्रेश होता है, जैसे बोनस था, वो फ्रेश था, पहले साल में जो चीज हुई है अगले साल में जाके उसका रिवर्सल कहलाया जाएगा। सिर्फ नाम का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नाम का फर्क है। तो अगर पहले साल में डीटीएल है ना, तो अगले साल में जाके जब उसका उल्टा होगा ना, वो रिवर्सल ऑफ डीटीएल कहलाया जाएगा। सिमिलरली अगर पहले साल में डीटीए है, तो अगले साल में रिवर्सल ऑफ डीटीए कहलाया जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे अब मेरा कितने से डिफरेंस कम हुआ बेटा, 20,000 से मेरा रिवर्सल हो गया। इसे क्या बोल दिया, रिवर्सल, वो रिवर्स हो गया मेरा डिफरेंस। तो अब अभी भी कितना बचा है, 30,000 का। मैं हमेशा क्यूमुलेटिव में चलूंगा, तो क्यूमुलेटिव में 30,000 का 30% कितना हुआ, 9,000।
तो यहां पे पहले साल 12 बनाया, अगले साल डिफरेंस 3 बनाया, पर अगले साल 15 से 9 पे लेके आना है तो मैं 6 से रिवर्स कर दूंगा, जो कि 20,000 का 30% भी यही था। पर इसका आपको रेलिवेंस बाद में जाके समझ आएगा। इस एग्जांपल में इट इज नॉट मेकिंग मच ऑफ द डिफरेंस। चाहे आप अपने पास सीधा डिफरेंस के ऊपर टैक्स रेट लगा दो, चाहे मैं आपसे क्यूमुलेटिव अप्रोच में करने को कह रहा हूं। क्यूमुलेटिव अप्रोच में क्या, मैं सीधा ईयर एंड की वैल्यू पे बोलता हूं कितना बचा हुआ है, उसके ऊपर लगा दो और फिर डिफरेंशियल कर दो। तो यहां एंट्री क्या बनी, DTL टू P&L, DTL टू P&L, और कितने से मिलेगी 6 से। मैंने एक प्रोविजन बनाई हुई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की 15, मुझे वो लेके आनी है 9 पे, तो मैं कितने से कम करूंगा 6 से। 6 से अगर कम करूंगा तभी तो वो 9 पे आएगी ना। तो मैं इस साल 6,000 का DTA नहीं क्रिएट करूंगा बेटा, मैं DTL को रिवर्स कर लूं। तो आपके पास यहां पे अब 6,000 क्या हो जाएगा प्लस, वो तो आप DTA भी लिखते हो तभी प्लस होता है, रिवर्सल ऑफ DTL में प्लस है, बात एक ही है। तो नेट में कितना ही आ गया 280। और लास्ट ईयर पे चलते हैं, लास्ट ईयर में वो डिफरेंस अगेन 30 का आया, 1 लाख के बजाय 70 अलाउ हो रहा, तो कितने का रिवर्स हो गया, पूरा 30,000 रिवर्स हो गया। जो बचा हुआ 30,000 था सारा रिवर्स हो गया, खत्म होगी कहानी। जब कहानी खत्म हुई तो अब कितना चाहिए टैक्स में बचा हुआ 0, क्योंकि आपका अब 30,000 का डिफरेंस है ना। अब 30,000 का डिफरेंस आने से बचा 30 का ही था, सारा का सारा इस साल रिवर्स हो गया। तो अब आपके पास क्या एंट्री बन गई, DTL टू P&L कितना 9,000, क्योंकि आपके पास 9 का बैलेंस पड़ा था, आपको चाहिए 0। जब 9 का पड़ा था और चाहिए 0, तो आप सारे का सारे क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। और जब सारा ही रिवर्स कर दिया तो अब आपकी किताब में कोई भी टाइमिंग डिफरेंस पेंडिंग अब नहीं रहा। तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जिससे एंड टू एंड समझ आ जाए। व्हेन यू विल गो टू द कंपनीज वगैरह, एक्चुअली में तो बहुत टाइम लगता है सारी चीजें खत्म होने पर, हम अपने कंसेप्ट को समझने के लिए ऐसे डिफरेंस उठा रहे जो आगे जाके आपको दिख जाए, हम वो कभी जाके रिटर्न रिवर्स हो गए। तो अब यहां पे क्या करोगे, 9,000 ऐड और फाइनली कितना ही आया 280 आया। सो क्या हमारे पास हर साल इफेक्टिवली, क्योंकि पीबीटी सेम था तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम आ गया 30% माइनस करने के बाद। और ये सारी हमने एडजस्टमेंट किसकी कर दी, अपने पास डेफर्ड टैक्स की, एसेट और लायबिलिटी वाली। यहां तक हमें बात क्लियर हुई अपने पास जो है, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बिल्कुल मैच कर गया, ठीक है। ये बात क्लियर हुई एक बार, हाँ जी, यहां तक समझ आया सबको जरा। सो हम अपने पास निकाल क्या रहे, हमने बात करी अपने पास डेफर्ड टैक्स का, हमने लायबिलिटी या एसेट की क्रिएट करी बात, हमने एक एग्जांपल पहले डिस्कस किया कुछ बेसिक्स, फिर हमने एग्जांपल की बात करी जहां पे आप अपने पास एक देखेंगे अगेन, बस ये लास्ट हम अपने पास अभी के लिए एक बार कर रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन बाद में आएंगे। टाइमिंग डिफरेंसेस जो है, टाइमिंग डिफरेंसेस जैसे मैंने बेटा कहा, अकाउंटिंग इनकम हो सकता है टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो या कम हो। अगर वो ज्यादा है और अगर वो फ्रेश डिफरेंस है, तो अगर फ्रेश डिफरेंस मतलब पहला साल है, तो अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा टैक्सेबल से तो क्या होगा, लायबिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि आज सरकार को टैक्स आप कम दे रहे हो, क्योंकि टैक्सेबल इनकम कम है, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, जो कि पहले 2 साल में। तो क्या क्रिएट करोगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिफरेंस के ऊपर टैक्स रेट। पर अगर पुराना डिफरेंस था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो रिवर्सल ऑफ DTA हो जाएगा, क्योंकि पिछले किसी साल में DTA बना होगा जिसका आज रिवर्सल हो रहा है। सिमिलरली अगर अकाउंटिंग इनकम कम है टैक्सेबल इनकम से, और वो आज पहला साल है डिफरेंस का, जस्ट लाइक बोनस वाला एग्जांपल जो मैंने लिया था, क्योंकि टैक्सेबल इनकम आपके पास थी ज्यादा, वहां खर्चा अलाउ नहीं हुआ, इनकम आपके अकाउंट्स में अलाउ हो गया, तो आज सरकार को टैक्स ज्यादा दे रहे हो, तो आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, DTA। पर अगर आपका अर्लियर डिफरेंस है तो आपका DTL रिवर्स हो गया, जो कि हमारे अभी ईयर 3 और ईयर 4 में बात हुई थी। ईयर 3 और ईयर 4 में यही चीज हुई थी ना, कि रिवर्सल ऑफ क्या हो रहा था, DTL, रिवर्सल ऑफ DTL। यहां तक बात समझ आए हमारे पास, ठीक है ना। आज हम अपने पास यहीं तक रख रहे स्टूडेंट, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।